नमस्कार। एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के व्याख्यान में हम लोग हिंदी पर चर्चा करेंगे और हिंदी का खास करके हिंदी के ऐतिहासिक पक्ष के बारे में सवाल उठता है कि हिंदी का ऐतिहासिक पक्ष हम लोगों ने क्यों चुना। जैसा कि आप जानते हैं, व्यक्ति का इतिहास होता है, देश का इतिहास होता है। उस इतिहास में हम लोग संघर्ष की कहानी को देखते हैं, कौन लोग योगदान किए उसके बारे में देखते हैं, और जो वर्तमान शेप में जिस तरह से किस तरह से चाहे देश हो चाहे व्यक्ति जो हम लोग सामने देखते हैं उसके प्रति एक गाथा होती है। ठीक उसी तरह हिंदी के भी एक अपनी गाथा है। बहुत सारे लोगों ने अपना समर्पण से हिंदी को संवर्धित किए, हिंदी में योगदान दिया और तब जाके आज एक हिंदी विस्तृत रूप लिया है। सरकार की तरफ से भी योगदान रही, कभी हटा भी लिया गया। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हिंदी के ऐतिहासिक पक्ष में समाये हुए हैं, लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो प्रतिनिधि धारणाएं हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय हम लोग के पास बहुत कम रहता है। तो जो प्रतिनिधि धारणा है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हैं श्री विनोद बब्बर जी, जाने माने साहित्यकार, संपादक, और हिंदी के लिए देश और विदेश में काफ़ी एक अपने ओर से काफ़ी काम कर रहे हैं और कई तरह के संगोष्ठी और विचार विमर्श के द्वारा हिंदी के इतिहास में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं कि इनका व्याख्यान से हम लोग को हिंदी के ऐतिहासिक पक्ष के एक जो मामूली सी समझ होती है उससे मिलेगी और हिंदी के संवर्धन में हम लोग भी अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे। इस उम्मीद के साथ श्री विनोद बब्बर जी को आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पे वे अपनी चर्चा को शुरू करें। हाँ जी, नमस्कार। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आज चर्चा के लिए लिया गया है कि हिंदी के ऐतिहासिक पक्ष और विभिन्न संदर्भ, विविध आयाम। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो आमतौर पर ये धारणा बनती है कि उस काल विशेष में कितने युद्ध हुए, राजा ने कितना विस्तार किया, कहाँ कहाँ की लड़ाइयाँ जीती, कहाँ से हारी, ये सब। लेकिन वास्तव में इतिहास युद्धों का इतिहास नहीं होता, उस काल के जनजीवन का इतिहास होता है, वहाँ की भाषा भूषा का इतिहास होता है, वहाँ के जो लोक जीवन है उसका इतिहास होता है, वहाँ की जो संस्कृति है उसका इतिहास होता है। और हिंदी के इतिहास का एक बहुत विस्तृत पहलू है, बहुत विशाल एक सागर है हमारे सामने हिंदी का, क्योंकि हिंदी वास्तव में संजीवन है, उसमें चोहल है, उसमें ज्ञान है, उसमें ओज है। और हिंदी के अतिरिक्त और दुनिया भर की भाषाओं ने भी और समृद्ध किया है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमें ये स्मरण होता है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि हिंदी संस्कृत की जननी है, जो प्राकृतिक पाली अपभ्रंश भाषाओं से होती हुई इस वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। और हिंदी शब्द सबसे पहले अमीर खुसरो ने दिया। अमीर खुसरो जो मूलतः इस देश के नहीं थे, यहाँ आए और हिंदी को समृद्ध करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हिंदवी की बात की उन्होंने, यही शब्द कालांतर में प्रचलित हो गया और आज तक भी जारी है। तो हिंदी अनेक पहलुओं से गुजरती हुई, अनेक पड़ाव देखे हैं। वो सदा नीरा जैसी पवित्रता है, उसमें विशालता है। इस देश और देश की सीमाओं से दूर तक हिंदी अपना स्थान रखती है। जब भारत की बात करते हैं तो शायद ही कोई ऐसा प्रांत या ऐसा नगर होगा जहाँ हिंदी के जानने वाले, हिंदी को समझने वाले लोग ना हो। संपूर्ण देश में एक अपना प्रभाव है हिंदी का। यदि इतिहास की बात करें तो इतिहासकारों ने, हिंदी के इतिहासकारों ने हिंदी को कुछ कालखंडों में विभाजित किया कि 1100 से 1400 तक एक प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, जो अब तक का जो स्वरूप है। लेकिन हिंदी की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि लगातार इसमें संवर्धन होता रहा, विस्तृत होता रहा, विशाल। इतना साहित्य सृजन हिंदी में हुआ है, शायद दुनिया की किसी भाषा में हुआ हो। हिंदी केवल इस उत्तर भारत की भाषा नहीं है, केवल एक संप्रदाय, एक देश, एक जाति की भाषा नहीं है, क्योंकि ये भाषा समुद्र है, ये भाषा विशाल है, ये देश को जोड़ती है। मुझे देश के और दुनिया के अनेक स्थानों पर जाने का सौभाग्य मिला। भारत के किसी भी प्रांत में ऐसा अवसर नहीं आया
कि हिंदी बोलने से काम ना चला हो। मुझे स्मरण है कि कुछ वर्ष पूर्व मुझे तिरुपति के एक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहाँ के एक सेमिनार में मुझे आमंत्रित किया गया, तो आयोजकों ने मुझे कहा कि आप यहाँ हिंदी में नहीं बोलेंगे, शायद यहाँ के लोग कुछ विरोध हो, यहाँ तेलुगु भाषी लोग हैं, आपत्ति हो सकती है कुछ लोगों को, आप इंग्लिश में बोलेंगे। इंग्लिश में बोलना कठिन नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में ही बोलूँगा, ये जानने के लिए, आपकी इस अवधारणा को गलत साबित करने के लिए कि हिंदी का कहीं विरोध है। मेरे मित्र चेन्नई के डॉक्टर बालशौरी रेड्डी तेलुगु भाषी हैं। मैंने उनसे हिंदी के 2 शब्दों वाक्यांश दिए कि इनको आप मुझे तेलुगु में अनुवादित कर दीजिए। उन्होंने तेलुगु में अनुवादित कर दिए, देवनागरी लिपि में मुझे लिख करके जब दिए, वो वाक्य थे कि मैं इस तिरुपति को, इस भगवान वेंकटेश्वर की नगरी को प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं तेलुगु नहीं जानता हूँ, इसलिए आप मुझे हिंदी में बोलने की अनुमति दें। ये जानकर बहुत सुखद अनुभव होता है कि जब मैंने ये 2 वाक्यांश बोले तो वहाँ सभागार के अंदर उपस्थित जो सैकड़ों लोग थे, उन्होंने करतल ध्वनि से उसका स्वागत किया और जोरदार आवाज़ से आई कि आप हिंदी में कहिए, हम हिंदी समझते हैं, हम हिंदी जानते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि इस देश में कहीं हिंदी का विरोध नहीं है। जहाँ कहीं भी हिंदी के बारे में कुछ अलग प्रकार की धारणा है तो उसके लिए राजनीति जुड़ी हुई है, उसके लिए अन्य कारण, स्थानीय कारण जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिंदी भारत की किसी भी भाषा की विरोधी नहीं है, किसी भी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हिंदी तो उनकी सहोदर है, सभी बहनें हैं। मैं अनेक शब्दों का, हिंदी के और अन्य भाषाओं के शब्दों का हमने शोध किया तो हमने देखा कि बहुत सारे शब्द तो समान है लगभग। मैं गुजराती की बात करूं तो गुजराती के अंदर भी जब हम देखते हैं तो बहुत सारे शब्द लगभग एक जैसे हैं, कहीं कोई बहुत अंतर दिखाई नहीं देता है। वहाँ पर जो मेहनत के लिए मेहतन, जो जय के लिए जय शब्द इस्तेमाल होता है, छोटी मात्राएं ई की या बड़े ऊ की, वो मात्राओं का अंतर है। तो कहीं उच्चारण में भिन्नता है, हिंदी और अन्य भाषाओं में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। और इस हिंदी को इस स्वरूप में लाने का श्रेय सभी सारे देश को है। केवल ये कहें कि उत्तर भारत की इस पट्टी ने ही हिंदी को समृद्ध किया है, ये गलत होगा। इस हिंदी को समृद्ध करने में अहिंदी भाषियों का भी योगदान है। मैं जब हिंदी के इतिहास की चर्चा करता हूँ, एक विद्यार्थी के नाते से उसका अध्ययन करता हूँ, तो देखता हूँ कि 1796 में अंग्रेज जॉन ब्रिल क्राइट्स ने अमीर खुसरो पर एक ग्रंथ प्रकाशित किया, मुकरियाँ, और वो देवनागरी में था, हिंदी में था। तो ये सारा देश इस बात को देख सकता है कि एक अंग्रेज़ों ने सीखी। उसके बाद 1918 में एक अहिंदी भाषी बंगला लेखक नलिनी मोहन सान्याल ने लंदन विश्वविद्यालय में अपना शोध पत्र हिंदी में प्रस्तुत किया। तो ऐसी समृद्ध परंपरा रही है हिंदी की कि इस देश में संपूर्ण देश ने हिंदी को अपने व्यवहार में शामिल किया है, अपने जो परिवेश के अंदर उसको शामिल किया है, उनकी जीवन शैली में है। जब गुजरात से स्वामी दयानंद जी आते हैं, वो आरंभ में संस्कृत में ही अपने प्रवचन दिया करते थे, लेकिन बाद में एक बंगला भाषी केशव सेन ने उन्हें सलाह दी कि आप यदि संस्कृत की बजाय हिंदी में अपनी बात कहें तो उस देश का पर ज़्यादा प्रभाव होगा। स्वामी जी ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने अपने भविष्य के सारे प्रवचन हिंदी में देने लगे। और आर्य समाज की स्थापना करने के बाद यह नियम बना कि जो भी आर्य समाज का सदस्य होगा वो हिंदी अवश्य सीखेगा, हिंदी जानेगा, हिंदी बोलेगा। ये भी देखिए कि संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान, लेकिन जब सत्यार्थ प्रकाश लिखता है तो वो देव भाषा में नहीं लिखता, वो देश भाषा में लिखता है, क्योंकि वो जानता है कि इस देश की भाषा हिंदी है। स्वामी जी पंजाब गए, वहाँ भी हिंदी का प्रचार किया, और ये भी हमें इतिहास बताता है कि पंजाब में भी हिंदी का बहुत काम हुआ, क्योंकि वो उसमें आर्य समाज का भी योगदान रहा। उस वहाँ जो भक्ति काल के जो हमारे सिख गुरु आए, उनका भी बहुत अधिक योगदान रहा। गुरु नानक देव जी से जो परंपरा आरंभ हुई गुरु गोविंद सिंह जी तक, वहाँ पर हिंदी का इतिहास अपने आप में एक स्वर्ण काल माना जा सकता है। हालांकि ये बात अलग है कि वहाँ हिंदी के लिए देवनागरी लिपि की बजाय गुरुमुखी लिपि का उपयोग किया गया, और उस गुरुमुखी लिपि होने के कारण से हिंदी के इतिहासकारों ने उसे लंबे अरसे तक हिंदी साहित्य का अंग ही नहीं स्वीकारा। कल
पंजाब में 2 दिन की, जालंधर के लायलपुर खालसा कॉलेज में एक हिंदी पर सेमिनार हो रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का योगदान। मुझे बताया गया कि वो कॉलेज, लायलपुर खालसा कॉलेज, 1966 में उसकी स्थापना हुई और खालसा कॉलेज में हिंदी का सेमिनार। ये हिंदी की स्वीकार्यता है, हिंदी की पहचान है, हिंदी का महत्व है जो सारा देश महसूस कर रहा है, क्योंकि पंजाब की एक परंपरा रही है। जब गुरु गोविंद सिंह जी का सारा संपूर्ण साहित्य की बात करते हैं तो वो हिंदी का साहित्य है। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित विचित्र नाटक को तो हिंदी साहित्य की पहले आत्मकथा माना जाता है। उसके बाद बहुत से लोगों ने लिखी, बहुत कुछ हुआ। सिख गुरुओं का योगदान है तो हम दक्षिण की ओर जाएं तो वहाँ से भी अनेक संत हुए, बंगाल की ओर जाएं अनेक समाज सुधारक हुए, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, चाहे बेकिंगम चंद जी हों, उन सभी ने हिंदी के प्रति बहुत अधिक कार्य किया है। और राष्ट्रपिता गांधी जी का को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं, वो भी गुजराती भाषी थे, लेकिन उन्होंने उनके रूप में भारत को हिंदी का एक बहुत बड़ा पक्षधर, बहुत बड़ा समर्थक मिला। और आज़ादी जिस दिन इस देश को प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को, BBC का एक रिपोर्टर उनके पास गया, इंग्लिश में सवाल पूछा तो गांधी जी ने कहा कि कह दो दुनिया वालों को कि गांधी अंग्रेजी भूल चुका है। वो हिंदी की बात करते थे। गुजरात हिंदी साहित्य सम्मेलन में 1918 में गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद इस देश में हिंदी रहेगी, क्योंकि वो जानते थे कि आज़ादी की संपूर्ण लड़ाई हिंदी में लड़ी गई। जो जन जन तक जो आंदोलित करने वाला पक्ष था, जो भाव था, वो हिंदी ने ही लोगों में जगाया। सारे देश के अंदर ये कार्य हुआ और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक, पूर्व तक, चाहे बंगाल के सुभाष चंद्र बोस हों या दक्षिण भारत की ओर लोग हों, उनकी स्वीकार्यता ही इसी कारण से हुई कि जब उत्तर का एक जो नेता है, जो आंदोलन करता है, वो दक्षिण में जाकर के अपनी बात कहता है तो उनका किस भाषा में संवाद हुआ होगा। ये बात केवल इस आज़ादी की लड़ाई की नहीं है। इतिहास में भी देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी जो केरल में जन्मे थे, सारे देश में भ्रमण किया उन्होंने। कश्मीर में आप श्रीनगर में देखें तो वहाँ शंकराचार्य मंदिर मिलता है। चारों देशों में, देश के चारों हिस्सों में उन्होंने मठों की स्थापना की। तो ये प्रश्न एक सहज मन में आ सकता है कि शंकराचार्य जी ने किस भाषा में संवाद किया होगा। निश्चित रूप से वो मलयालम नहीं रही होगी। बंगाल में जन्मे थे चैतन्य महाप्रभु, वो मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ की गलियों में राधे राधे कृष्ण कृष्ण करते थे। तो निश्चित रूप से उन्होंने भी हिंदी का प्रयोग किया, जाना। इसी तरह से राम जो अयोध्या में जन्मे, कृष्ण जो मथुरा में जन्मे, वो द्वारिका तक गए। इसी प्रकार से ये बहुत पुरानी बातों को अगर छोड़ करके वर्तमान की बात भी करें तो भी गुरु नानक देव जी का जिक्र करते हैं कि इस देश में और विदेश में भी गए। इस देश की बात करें तो वो उत्तर में, दक्षिण में, सभी स्थानों पर मिलते हैं। भोपाल में जाएं तो वहाँ नानक टेकरी गुरुद्वारा, वहाँ नानक जी आए। चेन्नई के अंदर है, कोलंबो में जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये किस भाषा में उनका संवाद हुआ होगा, ये जानना है। तो नानक की यदि हम साहित्य को देखते हैं तो ये स्पष्ट बताता है कि वो हिंदी ही है या हिंदी के कहीं निकट की बात है, बहुत दूर भारी अंतर नहीं है। इस देश की सभी भाषाएं, सभी स्थानीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं जिन्हें कह सकते हैं, जो हमारी 8वीं सूची में शामिल हैं, ये तो सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इस राष्ट्र की भाषाएं सभी सहोदर हैं, लेकिन हिंदी को इन्हीं राष्ट्रीय भाषाओं में एक विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि वो सारे देश को जोड़ने की बात करती है। आज भी हम पुरानी बात छोड़ दें कि स्वामी विवेकानंद जी किस भाषा में बोलते थे, या नानक जी या शंकराचार्य जी, वर्तमान में भी आज यदि उत्तर क्षेत्र का व्यक्ति दक्षिण में कन्याकुमारी में दर्शन करने के लिए जाता है, या दक्षिण का व्यक्ति अगर यहाँ हरिद्वार में या श्रीनगर में आता है, तो किस भाषा में संवाद करता है? तो वो हिंदी ही निश्चित रूप से होती है। इस देश की राजनीति या नौकरशाही जो करे, लेकिन सत्य यह है कि जिन्हें कल तक अहिंदी भाषी राज्य कहा जाता था, वहाँ हिंदी भाषी समाचार पत्रों की संख्या बढ़ रही है। हिंदी भाषी क्षेत्रों से उन और आ रहे हैं। मैं पंजाब में देखता हूँ तो पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर समाचार पत्र आए। श्रीनगर में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ भी मुझे हिंदी समाचार पत्र मिलते हैं। दक्षिण का तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ हिंदी का समाचार पत्र ना मिलता हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा अंश है जो हिंदी के लिए किया गया है। हिंदी के ये जो पक्ष हैं उनकी बात करता है, क्योंकि हिंदी एक विशाल सिंधु का जैसा हृदय लिए हुए है और उसमें एक अचलता है।
उसने सभी शब्दों को बड़ा सहज ग्रहण किया। देश को मजबूत करने वाली कड़ी है। विदेशों में भी हम देखते हैं तो हिंदी के बहुत बड़े समर्थक दुनिया भर के देशों में मिलते हैं। यहाँ कामिल बुल्के को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं, जब वो विदेश से आए, यहाँ अब धर्म प्रचार के लिए आए थे, ईसाई धर्म प्रचार के लिए अंग्रेज़ों के काल में, लेकिन हिंदी के संपर्क में आए तो वो धर्म प्रचार भूलकर वो हिंदी प्रचारक बन गए। तो इस तरह से इस हिंदी के संपर्क में जो भी आया, जिसने हृदय खोलकर, आंखें खोल करके हिंदी से संपर्क स्थापित किया, वो हिंदी का हो गया। हिंदी में ये विशेषता है, ये जोड़ने वाला गुण है। ये बात अलग है कि धर्म प्रचार के लिए भी लोगों ने हिंदी सीखी, मनोरंजन के लिए भी लोगों ने हिंदी सीखी। जो चंद्रकांता संतति देवकीनंद खत्री जी का कथा लिखा करते थे, धारावाहिक लगातार देश भर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होता था, वो इतना तिलस्मी कथाओं को जानने, समझने, उनका आनंद लेने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। तो हिंदी जोड़ने के लिए सीखी, हिंदी आवश्यकता के लिए सीखी। और आज जब विदेशों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा ला देंगी, संस्कृति की बात नहीं करते लेकिन भाषा की बात करते हैं कि उन्होंने हमारी भाषा सीखी। हिंदी जहाँ प्यार की भाषा है, वहाँ व्यापार की भाषा भी बनी। आज इस देश के सभी भागों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापन भी हिंदी के माध्यम से प्रसारित होते हैं, ये देखा जा सकता है। बेशक उनमें इंग्लिश शब्दों की घुसपैठ हो, लेकिन हिंदी के प्रति हमें सजग रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि एक वर्ग विशेष हिंदी की जो वर्तमान भूमिका है उसके विरुद्ध भी कार्य कर रहा है। कल इस देश की राजधानी में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो और हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को समाप्त करने का जो निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया, उसके विरोध में बहुत प्रदर्शन हुआ। नौकरशाही का मानना है कि ये दोनों संस्थान गैर जरूरी हैं, इसलिए इनको समाप्त कर दिया गया। अनुवाद जैसे विषय को समाप्त कर दिया गया, तो उन्हें कौन बताएगा कि मराठी भाषी अनंत गोपाल शेवड़े थे, उनका एक उपन्यास जो ज्वालामुखी था वो 14 भाषाओं में अनुवादित हुआ। पूरे भारत में नहीं, दुनिया में उनको जाना गया अनुवाद के कारण से। और आज हम अनुवाद ब्यूरो को ही गैर जरूरी मान रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया को जोड़ने की बात होती है, आवश्यकता महसूस की जाती है अपने शब्दों के माध्यम से, नौकरशाह और इस देश के जो शासक हैं, जो राजनीति वाले लोग हैं, वो भी इस जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जोड़ने में अनुवाद की जो भूमिका होती है दूसरी ओर, उसे भी अस्वीकार करते हैं वो। तो अनुवाद विभिन्न भाषाओं के बीच में आवश्यक है, वो उन्हें और निकट लाते हैं। लेकिन जहाँ अनुवाद नहीं होगा वहाँ संवाद नहीं होगा, और जहाँ संवाद नहीं होगा वहाँ विवाद होगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं विदेश में गया, यूरोप के एक देश में, तो अचानक घूमते हुए वहाँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने का अवसर मिला। मैंने देखा उसके जो अधिकांश कर्मचारी थे वो लगभग इसी भारतीय उपनिवेश के मालूम पड़े। उनसे चर्चा की तो वो हिंदी बोलने लगे। वहाँ के एक सईद, उसके मालिक जो थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उस सईद से पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, पंजाब से हूँ। उसके बाद वो बहुत सुंदर पंजाबी बोल रहे थे, जो भारत में भी आजकल सुनने को नहीं मिलती। काफ़ी चर्चा हुई, उन्होंने बहुत स्वागत किया। मैंने उनसे ये पूछा कि आप पंजाबी बोल रहे हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो, जो पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है, क्या आप वो भी जानते हो? तो उन्होंने कहा कि उर्दू से हमारा क्या लेना देना, उर्दू तो आप लोगों ने हमारे गले मड़ी है। ये कहकर हंसे। तो मेरी समझ में आया कि पाकिस्तान में जो भारत से लोग विस्थापित होकर के 1947 के उस दुखद विभाजन के बाद गए थे, उनकी जो दुर्दशा है उसका कारण भी शायद यही है कि वहाँ भाषा, वहाँ संवाद नहीं हो रहा परस्पर भाषाओं में। वहाँ एक भाषा हावी हो गई, उनमें संवाद नहीं हो रहा। अगर उनमें संवाद होता, अनुवाद होता, तो फिर विवाद नहीं होता। ये आवश्यकता यहाँ भी, इस देश में भी है। सभी भाषाएं एक दूसरे के निकट आएं,
इस देश की सबसे प्रथम आवश्यकता तो इस देश की भाषाओं का है। जो इस देश की भाषाएं हैं वो एक दूसरे के निकट आएँ, एक दूसरे को समझें, उसके लिए अनुवाद होगा। जो बहुत सारे शब्द एक दूसरी भाषाओं से ग्रहण करेंगे। और शायद इसीलिए आचार्य विनोबा जी तो कहा करते थे कि भारत की जितनी भाषाएं हैं उन सभी की लगभग कोई लिपि है, कुछ भाषाओं की नहीं है। और अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि तो देवनागरी है। यदि वे भाषाएं जिनकी देवनागरी के अतिरिक्त लिपि है वे भी एक अतिरिक्त लिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकार कर लें तो उनकी भाषा की स्वीकार्यता, ग्राह्यता बहुत बढ़ जाएगी। जो अन्य भाषा भाषी भी हैं वो भी उनके साहित्य को पढ़ने लगेंगे। पहले उनका लिप्यांतरण हो, फिर भाषांतरण, अनुवाद हो, वो बहुत करीब होगी और भारत की सभी भाषाएं एक और बड़े मंच पर एक और साझी भाषा विकसित होगी। लेकिन इस बात को बहुत ज़्यादा इसको समर्थक नहीं मिला। इस देश के मानस ने तो समर्थन दिया, लेकिन जिन्हें इस सब चीज़ों को लागू करने की जिनकी जिम्मेदारी थी वे कहीं असफल रहे। आज हम देखते हैं कि वो लिपि वाली बात कि देवनागरी लिपि अपना ली जाए तो बहुत दूर हो गई। आज देवनागरी के स्थान पर हिंदी को भी रोमन लिपि अपनाने की स्थाल दी जा रही है। एसएमएस का युग आया, ईमेल का युग आया, तो एक वर्ग रोमन के माध्यम से ही हिंदी की बात कर रहा है। तो ये भी इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हिंदी के हम विविध पक्षों की बात करेंगे तो इसकी लिपि की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि हम इसकी लिपि की उपेक्षा करेंगे तो आज जो हिंदी की जो शब्द है, जो लिपि के कारण से उनकी जो ध्वनि बरकरार है, क्योंकि ये लिपि वैज्ञानिक है और दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, इस लिपि के माध्यम से हिंदी सुरक्षित रह सकती है। यदि हम इनका रोमन करना चाहेंगे तो रोम के पास रोमन लिपि के में तो बहुत ज़्यादा शब्द ही नहीं है। एक एक स्वर के लिए अलग शब्द नहीं है। हमारे पास हर स्वर के लिए एक अलग निश्चित शब्द है और वह व्यक्ति जो भी हिंदी के संपर्क में आता है, हिंदी को जानता है, इस लिपि को, तो वो पहले दिन ही वही पढ़ेगा। जो बहुत बड़ा विद्वान जो 50 साल से पढ़ रहा है वो भी वही पढ़ेगा। लेकिन उस तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय भाषा के साथ ये चीज़ नहीं है। एक ही शब्द को बार बार जब तक आप अभ्यास में ना लाएं, किसी अनुभवी व्यक्ति से उसके बारे में उसकी वास्तविक ध्वनि को ना जाने, तो ये समस्या हो सकती है। अभी मैंने सिख गुरुओं की बात की। गुरु गोविंद सिंह जी की अंतिम कर्मस्थली रही है नांदेड़। पिछले दिनों वहाँ एक हिंदी सम्मेलन हुआ, मुझे भी वहाँ आमंत्रित किया गया। मैंने अपने सचिव को वहाँ के लिए आरक्षण कराने के लिए कहा। उसने कहा कि इस जो आपने नांदेड़ शब्द बताया है, इसकी स्पेलिंग वाला कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में उसकी NANDED है। तो ये देड़ है, देड़ में डी और डी, 2 बार डी आया और दोनों का उच्चारण अलग अलग है। तो ऐसी विसंगतियाँ ये केवल नांदेड़ के साथ नहीं है, भारत के अनेक स्थानों के साथ इस प्रकार के प्रयास हुए और ये सब चीज़ें हमारे देखने में, हमारी व्यवहार में भी आईं। अनेक स्थानों के नाम उस लिपि के कारण से, उस भाषा के कारण से जो गुलामी की भाषा रही है, बदल गए थे। बाद में हमने अपने सांस्कृतिक गौरव के कारण से उन्हें फिर से प्राप्त किया। तो इस तरह से हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है काफ़ी विस्तृत है। बहुत से लोग हिंदी को अक्सर सलाह दिया करते हैं कि हिंदी ये भी स्वीकार कर ले, ये भी स्वीकार कर ले, सभी भाषाओं के शब्द स्वीकार कर ले। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी ने दुनिया के सर्वाधिक शब्दों को स्वीकारा है। बहुत लचीली है, लेकिन इतनी लचीली बना दी जाए, बनाने का आग्रह किया जा रहा है कि हिंदी शब्द ही, हिंदी भाषा ही उसमें खो जाए, ये उचित नहीं है। आज मैं विशेष रूप से दिल्ली से संबंध रखता हूँ। दिल्ली की पहचान, भारत में पहचान, विदेशों में पहचान, दिल्ली मेट्रो हो गई। एक दिल्ली में मेट्रो का एक स्टेशन आता है कि यमुना बैंक। अब आप देखिए, बैंक शब्द इस देश के जनमानस पर आमतौर पर एक ऐसे स्थान को माना जाता है कि जहाँ मुद्रा का, राशि का लेन देन होता है, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे पूरे संपूर्ण भारत की हो या पूरे विश्व में हो। तो बैंक शब्द जो
मुद्रा के लेन देन में प्रयोग में आता है, लेकिन यहाँ बैंक शब्द किनारे, यमुना के किनारे के लिए प्रयोग कर दिया गया। अब इस बैंक शब्द को हिंदी भाषा में जबरदस्ती स्थापित करने का प्रयास उचित नहीं माना जा सकता। बैंक शब्द भी मूलतः इंग्लिश का है, वो हमारी भाषा ने उसको ग्रहण किया है, लेकिन अब उसको यमुना तट की बजाय उस यमुना बैंक का आग्रह, कहीं इस प्रकार की जो बात हिंदी के साथ की जा रही है कि हिंदी बदले, लेकिन कितना बदले, शीर्षासन कर दे, बिल्कुल उल्टी हो जाए और संपूर्ण जो इंग्लिश को स्वीकार कर ले, ऐसा आग्रह कहीं हमें इतिहास के जो कुछ कटु पक्ष आए हैं, कुछ जो शुक्ल पक्ष हैं, कुछ जो श्याम पक्ष हैं, इन सबका अध्ययन भी करना है कि हिंदी के साथ हम इस प्रकार की बात नहीं कर सकते, इस प्रकार की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि आज दुनिया के अनेक देशों में हिंदी का स्वरूप है। वे देश, जैसे भारत से बहुत से लोग मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम और अन्य अन्य देश हैं, वहाँ गए। पिछले दिनों एक सूरीनाम के व्यक्ति ने एक कार्यक्रम में कहा कि मेरा स्वागत करते समय मुझे मंच पर बुलाते हुए इंग्लिश में संबोधित किया गया और उस अंग्रेजी भाषा में मेरा परिचय दिया गया, जबकि इस भारत में मैं इस अपेक्षा से आया था कि भारत मेरे पूर्वजों की भूमि है, मेरे पूर्वजों की संस्कृति है, मेरे पूर्वजों की भाषा होगी, लेकिन यहाँ उस भाषा में मेरा परिचय दिया गया जिसने मुझे अपनी जन्मभूमि, पुण्यभूमि, पितृभूमि से काटा। और वो शब्द जो मेरे सम्मान में कहे जा रहे थे, मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी पीठ पर वही कोड़े लग रहे थे जो गिरमिटिया लोगों की पीठ पर उन अंग्रेज़ों ने लगाए थे। तो ये चीज़ें, ऐसे लोगों की जो उद्गार हैं, वो हमें कहीं हिंदी के प्रति, हिंदी की उस स्थिति के प्रति विचार करते हैं। सोचना पड़ता है कि हम हिंदी को इतना ज़्यादा लचीला बना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो सारी दुनिया के लोग भारत की ओर हिंदी के लिए देख रहे हैं, उनकी अपेक्षाएं कैसे पूरी होंगी। हिंदी आज विश्व भाषा है, दुनिया के अनेक देशों में स्वीकार किया गया, यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड जो विश्वकोश शब्दकोश है, जो डिक्शनरी, उसमें भी हिंदी के अनेक शब्दों को स्वीकार कर लिया गया है, उनको स्थान दिया गया है। पिछले दिनों अमेरिका का जो चुनाव हुआ, वहाँ उसके बाद जो सूची जारी की गई, तो उसमें हिंदी का स्थान भी है कि हिंदी जानने वाले लोग भी यहाँ आ सकते हैं। हिंदी को वहाँ स्थान मिला। वहाँ की सरकार ने हिंदी सीखने सिखाने के लिए एक बहुत बड़े राशि की, बजट की घोषणा की, जो वहाँ हिंदी सिखाने के काम में आता है। यूँ तो वहाँ पर हमारे अनेक विद्वान हैं, हिंदी भाषी हैं, जैसे बहुत प्रसिद्ध लेखिका सुधा ढींगरा है, वहाँ काम कर रही हैं। सुषमा बेदी हैं, डॉक्टर मेहता जो भागलपुर से हैं, वहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट होते हुए भी हिंदी का बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं। और उसके अलावा लंदन में देखते हैं तो उषा राजे सक्सेना हैं, और अभी नॉर्वे के सुरेश चंद्र शुक्ला, ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुनिया भर में हिंदी का काम कर रहे हैं, हिंदी की मशाल को और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हिंदी वहाँ तक पहुँची है और उसे और बढ़ाया जा रहा है। इसमें अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें प्रशिक्षण की भूमिका है कि जो हिंदी सीखना चाहते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हम अपने घर में झांकते हैं इस हिंद में, जहाँ जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जहाँ गांधी जी जय हिंदी कहते थे कि आज़ादी के बाद हिंदी होगी, वहाँ कल केंद्र सरकार ने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो और कि हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को गैर ज़रूरी माना, उसको समाप्त किया गया। तो ये पक्ष ये बताता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ खड़े हैं। क्या हम वास्तव में हिंदी का हित चिंतन करते हैं? हिंदी को इस देश की जनता ने स्वीकार लिया है, इस संपूर्ण राष्ट्र ने इसको स्वीकारा है, ये राष्ट्रभाषा है, ये विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन जो नौकरशाही के अंदर जो लोग हैं, वो इसे प्रशासन की भाषा नहीं बनाने देना चाहते। वे प्रशासन की भाषा इसलिए शायद नहीं बनाना चाहते कि वो ये समझते हैं कि लोगों की भाषा में अगर ये लोक व्यवहार होगा, प्रशासन चलेगा, नियम बनेंगे, तो वो आम आदमी
उन सब चीज़ों को जान जाएगा। आज जब कोर्ट में चर्चा होती है तो दो वकील बहस कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए उसे मालूम नहीं होता कि मेरी ओर से ये क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वो उस भाषा को नहीं समझता। ये केवल हिंदी की बात नहीं, चाहे बंगला और चाहे मलयालम हो, चाहे वो असमी हो। असमी का व्यक्ति भी कोर्ट में खड़ा हुआ है तो उसके वकील अंग्रेजी में बोल रहे हैं, दोनों, विरोधी पक्ष का भी इंग्लिश में बोल रहा है। तो वह व्यक्ति बेचारा मजबूर है कि उसे मालूम ही नहीं कि मेरी ओर से क्या कहा गया, मेरे प्रतिनिधि ने, मेरे वकील साहब ने, और उस वकील साहब ने मेरे विरुद्ध क्या कहा है वो जानता नहीं। वो आश्रित है बाद में वकील साहब जो उसे बताएंगे। तो ये लोग, प्रशासन के लोग, शायद ये अनुभव करते हैं कि अगर प्रशासन की भाषा भी हिंदी बन गई, वहाँ की स्थानीय भाषा बन गई, तो इस प्रकार का उनका रुतबा घट जाएगा। उस रुतबे को बरकरार रखने के लिए वो हिंदी के साथ, इस देश के साथ, इस देश के संविधान में जो राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो राजभाषा बनाने की बात की, जो हिंदी दिवस मनाने की बात करते हैं, उसको औपचारिकता बना दिया गया। जबकि दुनिया के लोग सीख रहे हैं। आज ये बहुत प्रसन्नता की बात है, इस दिल्ली में ही बुल्गारिया के जो राजदूत महोदय हैं, वो महामहिम राजदूत महोदय को पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने बहुत सुंदर हिंदी बोलते हुए देखा। ये देख करके उन राजदूतों के प्रति कहीं शर्म से सर झुकता है जो विदेश में जाकर के ना अपने देश की भाषा, ना उस देश की भाषा, एक तीसरे देश की भाषा बोलते हैं, जो ये सोचते हैं कि शायद उससे शान बढ़ेगी। मुझे याद है कि रशिया में हमारे देश की एक प्रतिनिधि जब वहाँ राजदूत के रूप में गई तो वहाँ के शासक ने को उन्होंने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किए। तो उस परिचय पत्र को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इंग्लिश में दिए। तो उन्होंने कहा कि ये इंग्लिश ना आपके देश की भाषा है, ना हमारे देश की भाषा है, क्या आपकी कोई भाषा नहीं है? उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया और बाद में हिंदी में बनकर वहाँ परिचय पत्र उन्होंने प्रस्तुत किए। लेकिन यहाँ बुल्गारिया के राजदूत महोदय पिछले दिनों कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पोलैंड के राजदूत थे, बहुत सुंदर हिंदी बोलते थे। तो हमारे देश के राजदूत जिस देश में जाएं उस देश की भाषा बोलें, तो इससे सांस्कृतिक संबंधों निकटता आएगी, इसमें संवाद होगा और संवाद विवादों को घटाता है। जो संवाद है वो सद्भावना लाता है। लेकिन हम उस भाषा के मानसिक गुलामी की ओर जा रहे हैं जिस भाषा का जो संवाद में बाधक बन रही है। विदेश में नहीं, अपने देश में। अपने देश में भी जैसा मैंने अभी पूर्व में कहा कि वे लोग जो अनुवाद और प्रशिक्षण को गैर जरूरी मानते हैं, तो वो ये मान रहे हैं कि इस देश में इन भाषाओं में संवाद नहीं होना चाहिए। दुनिया के अनेक देशों में हिंदी की स्थिति रही है। दुनिया के 150 से अधिक विश्वविद्यालय हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी को जानने वाले हैं, हिंदी को सीखने वाले हैं, हिंदी की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। और हम वो बेल्ट, वो लोग, वह पट्टी जो हिंदी को बढ़ाने के लिए कहीं जिम्मेदार है, वो उस बात को महसूस नहीं कर पा रही। जबकि अहिंदी भाषी जिन्हें कहा जाता है, उन प्रदेशों ने हिंदी के प्रति बहुत न्याय किया है, बहुत सम्मान दिया है, बहुत वहाँ पर बहुत काम हो रहा। तमिलनाडु की बात करूँ कि मेरे एक मित्र वहाँ के क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला तो मुझे अपनी क्लास में ले गए। तो एक बहुत बड़े हॉल में लगभग 250-300 विद्यार्थी, माइक लगा हुआ है। मैंने पूछा कि आज कोई यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, सेमिनार होने जा रहा है क्या? उन्होंने कहा नहीं, हिंदी की क्लास है। चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में 200 से अधिक बच्चे एक क्लास में हिंदी सीखते हैं। वो चेन्नई जहाँ कभी हिंदी का विरोध राजनीतिक लोग करते थे, वहीं पिछले दिनों वहाँ जो नई विधानसभा बनाई गई, उस विधानसभा के शुभारंभ के अवसर पर वहाँ के मुख्यमंत्री हिंदी और भोजपुरी गीतों की धुनों पर नृत्य किया उन्होंने। उसी तमिलनाडु में अभी 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर वहाँ के राजभवन के दरबार हॉल में तमिलनाडु हिंदी अकादमी का कार्यक्रम हुआ। उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। वहाँ के राज्यपाल महोदय ने तमिलनाडु में हिंदी का काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। तो ये देखना कि हिंदी के लिए, जिन्हें हम अहिंदी भाषी कहते हैं, वहाँ काम हो रहा है।
केरल में काम हो रहा है हिंदी प्रचारणी सभाएं, तमिलनाडु के साथ साथ जो कर्नाटक है वहाँ भी ऐसे बहुत से हमारे सामने हैं। अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं, देश के सभी भागों में काम कर रही हैं हिंदी प्रचारणी सभाएं, हिंदी का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं हैं, वो प्रशिक्षण दे रही हैं। लेकिन सरकारी स्तर पर जो प्रशिक्षण संस्थान थे उन्हें समाप्त किया जा रहा है। तो एक ये संदर्भ है हिंदी के प्रति, और दूसरी ओर वो जो स्वयंसेवी संगठन हैं जो अपने श्रम से, अपने साधनों से, अपने समर्पण से हिंदी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन दोनों के बीच कहीं लोक व्यवहार में और प्रशासन के बीच में जो भिन्नता है ये स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये इन दोनों के बीच में एक रूपता स्थापित नहीं हो पा रही है, और ये कहीं ना कहीं इस देश की एकता में बाधक बन रही है। यदि मेरा किसी स्पष्ट करूं कि मेरा किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रति मेरा विरोध नहीं है, क्योंकि वो सारी क्षेत्रीय भाषाएं यदि ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं शब्द वही मूल हैं, थोड़ा बहुत अंतर के साथ दिखाई देते हैं। दक्षिण भारतीय भाषाओं में तो अधिकांश शब्द ही संस्कृत के हैं। तो इसलिए ये भाषाएं सहोदर हैं, इन्हें आपस में और निकट आना चाहिए, बजाय इसके कि एक बाहर की अंतर्राष्ट्रीय जिसे कहा जाता है वो भाषा आए, जबकि ऐसा भी नहीं है कि दुनिया के अधिकांश देश उस भाषा को जानते हों, उस भाषा का प्रयोग करते हों, ऐसा नहीं है। यदि आप देखें कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मुख्य धर्म हैं उनके जो धर्म ग्रंथ हैं वो भी अंग्रेज़ी में नहीं है, वो वहाँ की स्थानीय भाषाओं में, या जहाँ उनकी स्थापना हुई, गीता की बात करें, चाहे कुरान की बात करें, चाहे बाइबल की बात करें, या अन्य और धर्मों की ग्रंथों की बात करें, तो वहाँ की स्थानीय भाषाओं में, वो इंग्लिश में कभी अनुवाद नहीं हुआ उनका। इंग्लिश में कहीं उनका वो जो वहाँ पर उसको पढ़ा नहीं जाता है, वो अनुवाद के रूप में, भावार्थ के रूप में, भावानुवाद के रूप में उसे बेशक उसे पढ़ा जाता हो। और जो अनुवाद हमारे देश में जो शासक आए, जैसे आजकल इससे पूर्व जो साम्राज्यवाद था 1947 से पूर्व, वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे हेंगस्टिन, एक बार वाराणसी गए तो वहाँ एक अनुवादक की व्यवस्था की गई द्विभाषी की कि वो उनकी बात उनको बताएगा और उनकी बात उन्हें बताएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे दुभाषिया नहीं चाहिए, मैं इनसे सीधा संवाद करना चाहता हूँ। मुझे भरोसा नहीं है कि ये जो दुभाषिया है ये वास्तव में क्या कहेगा। अंग्रेज़ों ने हिंदी सीखी, अंग्रेज़ बहुत से ऐसे हमारे सामने आते हैं, हमारे व्यवहार में उनकी जानकारी मिलती है कि जिन्होंने अंग्रेज़ी को के साथ साथ हिंदी को सीखा, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। दुनिया की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। एक और बात कि हिंदी को समृद्ध करने का एक कार्य हमारे सिनेमा ने किया, हमारे दूरदर्शन ने किया। जो विभिन्न चैनल्स आते हैं, इनमें जो सीरियल्स आते हैं, जो धारावाहिक आते हैं, उन्होंने भी हिंदी को और हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा दिया। यहाँ भी यदि हम ईमानदारी से इसका सर्वेक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, शोध करते हैं, तो हम देखते हैं जिन्हें हमने अहिंदी भाषी कहा है वो कहीं मुख्य भूमिका में, सिनेमा की बात करें, हेमा मालिनी हिंदी भाषी नहीं है, उसकी मातृभाषा हिंदी। बलराज साहनी वो हिंदी भाषी नहीं थे। अभी हेमा मालिनी की बात की है तो उनका नाम धर्मेंद्र से जुड़ता है, वो भी पंजाब के थे। ऐसे बहुत से लोग, मैं तो समझता हूँ कि हमारा जो बम्बई का जो हमारा बॉलीवुड की बात करते हैं जिसको, अधिकांश बड़े अभिनेता जिन्होंने हमारी इस दुनिया को समृद्ध किया, जन जन तक पहुँचे, वो अहिंदी भाषी रहे और हिंदी में, हिंदी सिनेमा में वो बहुत प्रसिद्ध रहे। सिनेमा के साथ साथ गीतों की बात देख लें, स्वर कोकिला, भारत रत्न, लता मंगेशकर, कौन नहीं जानता उन्हें, सारी दुनिया जानती है। उनकी बहन आशा भोसले, अभी पिछले दिनों उनका नाम गिनीज बुक में शामिल किया गया कि उन्होंने दुनिया में सर्वाधिक गीत गाए हैं, और ये मराठी मूल की अहिंदी भाषी हैं। तो इसलिए ये वास्तव में अहिंदी भाषी शब्द ही गलत है। इस हिंदी में कोई अहिंदी भाषी नहीं है। जितनी भाषाएं हैं,
चाहे वो मराठी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, ये सभी भाषाएं इस हिंद की हैं, वो सभी हिंदी हैं। अब उनके स्थान पर एक जो अंग्रेजी को स्थापित करने की बात है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन होता क्या है कि क्षेत्रीय भाषाओं को ये कहकर डराया जाता है कि हिंदी यदि बढ़ेगी तो आपको खतरा है, जबकि वास्तविकता यह है कि हिंदी बढ़े या क्षेत्रीय भाषा बढ़े, दोनों में कोई अंतर नहीं, वो एक परिवार है, सहोदर हैं। लेकिन अगर उनकी बजाय अंग्रेजी बढ़ेगी तो इन दोनों को खतरा है। अगर ये दोनों हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, हमारी हिंदी अगर सामंजस्य करके चलती है, समन्वय करके चलती है, तो कहीं कोई कष्ट नहीं है, कहीं कोई विवाद होने वाला नहीं है। इन दोनों भाषाएं दोनों परस्पर समृद्ध होंगी। लेकिन असली खतरा वो है, उसकी ओर से ध्यान हटाने की बात की जा रही है, उसकी ओर से समझने की ज़रूरत है। और आज जो बात हम नहीं समझ रहे, वो विदेशी चैनल समझ रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि हिंदी को सीखना कितना आवश्यक है। विदेशों में प्रसारण होने लगा है, विदेशों के अंदर ऐसी अनेक भाषाएं जो कार्यक्रम हिंदी में आते हैं। बीबीसी तो बहुत वर्षों से हिंदी कार्यक्रम प्रसारित करता था, यूएई में आता है, जर्मनी में है, जापान में है, चीन में है, कनाडा के अंदर तो अनेक छोटे छोटे रेडियो एफएम वगैरह हैं, अमेरिका में है जो हिंदी का प्रसारण करते हैं, क्योंकि वह हिंदी भाषी लोग हैं। तो हिंदी के इतिहास से जो प्रेरणा लेकर के हम अपने वर्तमान के साथ उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि कहाँ क्या कठिनाई है, कहाँ पहले क्या चूक हुई, उसको कहाँ सुधारा जा सकता था, उसको कहाँ देखा जा सकता था। और जो इस देश का आम हिंदी प्रेमी है, क्षेत्रीय भाषा प्रेमी है, वो इस ज़रूरत को बहुत ध्यान से समझ रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से वेबसाइट्स बहुत बड़े पैमाने पर हिंदी की बन रही हैं, ब्लॉग आ रहे हैं। अभी फेसबुक की बात करते हैं तो हिंदी का बहुत एक यूनिकोड आया। कहीं थोड़ी समस्याएं हैं अभी फ़ॉन्ट्स की, या जैसे लिपि की बात कहें, ये बहुत जल्दी बेशक शासकीय स्तर पर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थाओं के स्तर पर, हिंदी सेवियों के स्तर पर बहुत अधिक कार्य हो रहा है जो इस ओर बहुत ईमानदारी से काम कर। माफ़ करिएगा, दर्शक हैं वो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उनका पहले हम लोग प्रश्न लेते हैं। हाँ जी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। मध्य प्रदेश से दर्शक हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई इसलिए जी अपना। हाँ जी, तो अभी जहाँ हिंदी के बारे में एक बात बार बार कही जाती है कि हिंदी का जो साहित्य है, हिंदी भाषा है, वो बहुत समृद्ध नहीं है। आज तक हिंदी के एक भी लेखक को, साहित्यकार को नोबेल नहीं मिला। इसकी बार बार चर्चा करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारत में जो अंग्रेज़ी लिखते रहे उनमें से कितनों को मिला है, और नोबेल मिलने से हिंदी की स्वीकार्यता नहीं बढ़ती है। जी, मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, उनका हम लोग सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। हेलो जी सर, हिंदी में जो 3 सा होते हैं तो कौन सा सर कहाँ पर यूज किया जाता है, मुझे ये जानकारी चाहिए। क्या फिर से आप प्रश्न पूछिए। सर, हिंदी में जो 3 सा होते हैं व्यंजन में, तो कौन सा कहाँ पर यूज किया जाता है सर? ओके, 3 स होते हैं, कौन सा स कहाँ यूज किया जाता है? देखिए, ये जो आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में बहुत अल्प समय में, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो इसके उच्चारण की समस्या है, उच्चारण को समझना है और इसके व्यवहार को समझना है। तो ऐसे कार्यक्रमों में जब बहुत कम समय होता है, अल्प समय होता है, तो वहाँ शायद इसको बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं की जा सकती।
ये तीनों जो शब्द हैं, इस हिंदी प्रेमी, हिंदी के जानकार बखूबी समझते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो दूसरी लिपियों के प्रभाव में ज़्यादा आई है, वो इनको समझ नहीं पा रहे। और आपका प्रश्न मेरे उन पिछले तर्कों को और पुष्ट करता है कि हिंदी जो हमारी देवनागरी लिपि है, इन तीनों जो श की बात आपने की है, उनके उच्चारण के भेद को स्पष्ट करती है। यदि उसके स्थान पर जो बार बार रोमन लिपि अपनाने की बात करते हैं, तो उस समय ये प्रश्न ही अपने आप में समाप्त हो जाता है कि इनमें भेद कहाँ है, इनका उपयोग कहाँ हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो शब्द में भिन्नता, उस स्वर में भिन्नता नहीं है, उनके उच्चारण में भिन्नता नहीं है, वहाँ ये सवाल बार बार खड़ा होता है। तो आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको कहाँ यूज करेंगे, स स का? नहीं, ये तीनों शब्द तो इनके सबसे पहले तो उच्चारण को समझने का है। उच्चारण एक बार बता इनका, दें हाँ ताकि जी, अच्छा जैसे हो। श और स की बात करते हैं, तो ये तीनों जो, हाँ जी, झारखंड से भी दर्शक हैं, हाँ जी, उनका प्रश्न लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ साहब, हम जानना ये चाहते हैं कि अभी जैसे जो आपके बगल में महोदय हैं, वो जो चर्चा कर रहे हैं कि सारे लोग फिल्म जगत के और लोग जो हिंदी को बढ़ावा दिए हैं, तो जब पार्लियामेंट में जब ये होता है, जब मंत्री लोगों का जो सवाल जवाब होता है, वो अक्सर हाँ अंग्रेजी में होता है, और हम लोग जो देश के दर्शक हैं, वो जब देखते हैं तो बगल में जो उनका आना चाहिए हिंदी में, वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मैसेज क्लियर नहीं होता है। तो हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट से भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मंत्री और जो सांसद हैं, वो हिंदी का ही प्रयोग करें। बहुत आवश्यक हो कहीं पर कुछ संक्षिप्त तो अंग्रेजी में रिकॉर्ड के लिए कुछ करने के लिए कर सकते हैं। इससे पूरे देश को हिंदी में बढ़ावा एक संदेश मिलेगा। यही मेरा प्रश्न है। उनका प्रश्न मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा है, उनका कंसर्न अच्छा है, लेकिन इस माध्यम से हम लोग सांसद महोदय तक आपके आवाज़ तो पहुँचा रहे हैं, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप भी सांसद महोदय से कहिए कि आप हिंदी में प्रश्न करें। अगर हर क्षेत्र के लोग अगर सांसद महोदय से कहते हैं कि नहीं हिंदी में आप सवाल जवाब करिए, तो निश्चित तौर पे आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और हिंदी में भी संसद में भी हिंदी का प्रयोग अधिक होगा। हाँ, निश्चित रूप से कर भी रहे हैं। जैसे बहुत सारे तो लोग करना शुरू कर रहे हैं। मेघालय की सांसद जो अगाथा संगमा, वो मेघालय से आई और वो हिंदी में उन्होंने शपथ ली, बहुत सुंदर हिंदी बोलती हैं, बहुत हिंदी का कार्य कर रही हैं। तो ऐसा जब जो मतदाता है वो अपने जनप्रतिनिधियों को इसके लिए कहेगा, और ये बात मैंने अपने पिछले वक्तव्य में भी कही है कि कहीं शासकीय स्तर पर कुछ कठिनाइयाँ हैं, बाधाएं हैं, व्यावहारिक समस्याएं हैं और हमारी सीमाएं हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे शश और उसका कहाँ प्रयोग करें ताकि उनकी भी, हाँ जी, नहीं ये जो शय और सह, एक तो इसमें बड़ी चीज़ ये है कि देश के बहुत बड़े हिस्से में तो इनके उच्चारण में ही समस्या है। जी, इन दोनों का उच्चारण ही इस पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। एक मुंबई से दर्शक हैं, उनका भी प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, आप सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर, मैं उनसे पूछ तो हाँ, नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर, जो भाषा है उसका फीलिंग से फिर प्रैक्टिकल से किससे उसका संबंध ज्यादा होता है? भाषा का अभिव्यक्ति से संबंध ज्यादा होता है। ठीक है, आपका सवाल क्या है? सर, यही मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी सर ने विचार की है कि क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा में अगर हम दोनों में से एक को अपना बढ़ाएंगे तो दूसरा दब जाएगा और फिर इंग्लिश हावी हो जाएगी। तो इस रेफरेंस में मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में से एक को बढ़ाएं, ये कहा कि ये दोनों को बढ़ाना जरूरी है, इन दोनों को समझना जरूरी है, दोनों को समान महत्व मिलना चाहिए। ये दोनों हमारी माँ हैं, एक मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा इस मातृभूमि की भाषा है।
इन दोनों को महत्व मिलना चाहिए। इन दोनों के बाद हम तीसरी, चौथी, पांचवी या 18वीं भाषा सीखें, उसमें कोई बुराई नहीं है। अधिक से अधिक भाषाएं सीखें, लेकिन मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हमारा प्रथम कर्तव्य है, इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। जब हम मातृभाषा को सम्मान नहीं देंगे, इस मातृभूमि की भाषा को सम्मान नहीं देंगे, तो फिर सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, अनेक प्रकार की और चीज़ें आएंगी, और जैसा मैंने कहा कि कहीं संवाद की भी समस्या आएगी, कहीं ये चीज़ें कही गई हैं। अंग्रेज़ी का मैं विरोधी नहीं हूँ, आनी चाहिए अंग्रेज़ी, दुनिया की और भाषाएं भी आएँ हमारे को, हम फ्रेंच भी सीखें, जर्मन भी सीखें, और भाषाएं भी सीखें, रशियन भी सीखें, लेकिन मातृभाषा हर बच्चे का अधिकार है। ये वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने बार बार ये कहा है कि जो बच्चा अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता है, उसका बौद्धिक स्तर कहीं बेहतर होता है, उसका विकास होता है। लेकिन इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अभिव्यक्ति के साधारण भाषा, उस पर भी। एक मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो व्यंजन में छ छत्री होता है, जो व्यंजन में सर छ छत्री होता है और एक छ छाता होता है, वो कहाँ पर यूज किए जाते हैं सर? देखिए, इन दोनों के उच्चारण में काफ़ी अंतर है। वो छह, आप छत्री की बात कर रहे हैं, और वो क्षत्री की बात कर रहे हैं। वो छत्री है, उनका उच्चारण को, मूल बात तो यह है कि पहले उन दोनों के उच्चारण को हम अंतर्भेद को समझें कि क्षय और क्षय वो एक संयुक्त शब्द है। इन दोनों के उच्चारण क्या होता है? को मैं समझने की आवश्यकता है। और कहाँ आपका ये कहना है कि इनका दोनों का उपयोग कहाँ होगा, कहाँ कहाँ होगा, तो ये तो शब्द की आवश्यकता के पर निर्भर करता है कि कहाँ छत्री आना है, छह आना है, छत आना है। वहाँ छत के बदले क्षत नहीं आना, वहाँ क्षत हो जाएगा तो उसका अर्थ ही भिन्न हो जाएगा। तो उस शब्द की, उस वाक्य की आवश्यकता पर निर्भर करता है। इन दोनों के जो उच्चारण में काफ़ी अंतर है। वो छह है और वो क्षय है। वो कै और क्षय उन तीनों से मिलकर के बना हुआ है। वो उस शब्द की आवश्यकता पर निर्भर करता है, ये महसूस करने का है। कोई और सवाल वाले भी थे? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अभिव्यक्ति के बारे में। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिस तरह उनका प्रश्न था कि हम लोग रीजनल भाषा में पढ़े या राष्ट्रीय भाषा में पढ़े, तो निश्चित तौर पे कंसर्न अधिक है। तो अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल अपनी बातों को अभिव्यक्ति दे, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति क्या है उसको भी जानना जरूरी है। हाँ जी, आपका इस पर क्या निश्चित कहना है? रूप से एक जो हमारी मातृभाषा है वो अनेक बार क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। उसका एक क्षेत्र विशेष में उसका प्रचलन होता है। लेकिन जब हम अपनी पहचान इस राष्ट्र के नागरिक के रूप में कहते हैं, अपनी राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो हमें राष्ट्रीयता के प्रतीकों से भी जोड़ना पड़ेगा। उस प्रतीक में भाषा भी है। जब हम भारत दर्शन की बात करते हैं, तो भारत दर्शन इस माटी के दर्शन नहीं है। इस भारत की संपूर्ण संस्कृति को, संपूर्ण भाषाओं को, यहाँ के लोक व्यवहार को समझना भी आवश्यक है। और कम से कम हर व्यक्ति से ये अपेक्षा तो की जा सकती है कि अपनी मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा भी सीखें, क्योंकि राष्ट्र तो हमारी पहचान है। हाँ, बहुत सारे मित्रों को ये शिकायत अवश्य रहती है कि जो क्षेत्रीय भाषा वाला व्यक्ति है वो एक क्षेत्रीय भाषा सीखे, एक राष्ट्रीय भाषा सीखे, और उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय जो भाषाएं वो सीखे। लेकिन हिंदी भाषी को ये सुविधा नहीं है, वो उसको केवल एक ही सीखनी है या एक से अधिक सीखनी है। तो यहाँ मेरा सुझाव है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, यदि वे भी कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा सीखें तो इनसे और निकटता आएगी। और ये बहुत अनुभव में, सुखद अनुभव में आती है कि हिंदी भाषी लोग जहाँ जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्रों में, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत के हों, वहाँ पर जाकर उस वहाँ की भाषा को बहुत सुंदर ढंग से व्यवहार में ला रहे हैं। वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में उनका लेखन हो रहा है, उस क्षेत्रीय भाषा के व्यवहार में आ रही है। तो मुझे ध्यान आया कि शिलांग की एक घटना का जिक्र, वहाँ के एक IPS अधिकारी हमारे मित्र थे, पिछले दिनों वहाँ जाने का अवसर मिला, तो उन्होंने एक वहाँ का एक अनुभव बताया कि उन्होंने कहा मैं वो IPS होकर के वहाँ के शिलांग के मेरी ड्यूटी लगी, कुछ वर्ष रहा। वहाँ के सिनेमा हॉल में के बारे में हमें कहा गया कि यहाँ पर बहुत लोग धूम्रपान करते हैं, वर्षों पुरानी बात है। तो कई लोगों को कष्ट होता, ऑर्डर हुआ कि आप उनको रोकेंगे। तो
नीचे पुलिस अधिकारियों को जो कहा गया, कहते मैं भी उनके साथ चला गया। तो उन्होंने कहा कि जो सिगरेट पी रहे थे उन्हें हमने टार्च जलाकर बोला कि सिगरेट नहीं पीजिए। तो एक श्रोता ने, दर्शक ने ये कहा कि नो हिंदी प्लीज। तो कहते मैंने कहा कि आप हिंदी फिल्म देख रहे हो शिलोंग के सिनेमा हॉल में एंड यू आर सेइंग कि नो हिंदी। तो इसलिए वो लोग हिंदी फिल्म देखते हैं, जानते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उससे जुड़ते हैं, परंतु ये कुछ अपनी क्षेत्रीय जो हमारी सीमाएं हैं, कहीं रिजर्वेशंस हमारे हैं जो हमारे को इस प्रकार की बात से रोकता है। हाँ, इसके लिए हिंदी भाषी लोगों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी क्षेत्रीय भाषाओं से अपनी निकटता बनाएं। ये अभिव्यक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि संवाद एक व्यक्ति एक पक्षी नहीं हो सकता। संवाद तो परस्पर संवाद को बोलते हैं, और वो संवाद सद्भाव की ओर तभी जाएगा जब हिंदी भाषी लोग भी एक एक और भाषा क्षेत्रीय सीखें, उनसे और निकटता बढ़ेगी। तो हिंदी का जहाँ तक ऐतिहासिक पक्ष है, जहाँ विविध आयाम हैं, उनको देखने समझने के बाद ये बात बड़ी स्पष्ट होती है कि हिंदी का जो स्वरूप है ये किसी राज अनुदान पर निर्भर नहीं रहा, किसी राजा की कृपा पर निर्भर नहीं रहा। यहाँ के जो लोग, भारत की भूमि के जो लोग हैं, वो मूलतः राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं, और वही जो उनकी राष्ट्रीयता के जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, वो उन्हें अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ इस देश की राष्ट्रभाषा से, हिंदी से भी जोड़ते हैं। और वो हिंदी लोक स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर बहुत आगे बढ़ रही है। प्रशासन के स्तर पर कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि वो जो नौकरशाह हैं उनका एक अलग प्रकार का जीवन रहा, उनकी क्या है वो इस बात को बेहतर महसूस कर सकते हैं। और अभिव्यक्ति इस देश के किसी भी भाग में यदि चले जाइए तो हिंदी से काम चल सकता है। आप चेन्नई में भी हिंदी बोल सकते हैं, आप मिजोरम में आइजोल में जाकर हिंदी बोल सकते हैं, वहाँ के लोग समझ सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है। एक और प्रश्न आता है कि अनेक लोग ये कहते हैं कि वो गुजराती है, उसकी हिंदी गुजराती पुट वाली है, वो पंजाबी है, उसकी गुट जो उच्चारण में कहीं पंजाबी का प्रभाव आ रहा है, बंगला का आ रहा है, तो इसलिए वो हिंदी नहीं, ये गलत अवधारणा है। जब इंग्लिश के दुनिया के अनेक स्थानों पर अनेकों उच्चारण हो सकते हैं, जो मुख्य अमेरिका और इंग्लैंड की बात करें, उन दोनों की अंग्रेजी के उच्चारण में भिन्नता है और वो चल सकती है, स्वीकार्य हो सकती है। तो हमारे देश की हिंदी में यदि उच्चारण में थोड़ी बहुत भिन्नता रहती है तो उसके प्रति हमें बहुत ज़्यादा आरंभिक अवस्था में शुद्धतावादी नहीं होना चाहिए, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी। आप पंजाबी लहजे में हिंदी बोलें, आप बंगला लहजे में बोलें, उस हिंदी बोलते हुए अगर 4 शब्द बंगला के आ जाते हैं तो वो हिंदी रहेगी। ये हिंद की भाषा है बंगला भी। जब सुभाष चंद्र बोस जय हिंद बोलते हैं तो उसमें बंगला भी शामिल है, उसमें असमी भी शामिल है, उसमें हिंदी और पंजाबी सभी भाषाएं शामिल हैं। तो ये हिंद की बात है। तो यहाँ उच्चारण की बात, यहाँ जो हमारी इसको किसी धर्म या जाति से जोड़ने की बात है, ये इस प्रकार की बातें गलत हैं। हिंदी का जहाँ तक है, हिंदी में तो बहुत बड़े बड़े मुस्लिम विद्वान भी हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं। अमीर खुसरो की हमने आरंभ से बात की, जो ये हिंदवी शब्द ही अमीर खुसरो की देन है। तो इसलिए इस हिंदी को कृपया न धर्म से जोड़ा जाए, न क्षेत्र से जोड़ा जाए, न अन्य प्रकार की किसी संकीर्णों में बांधा जाए। हिंदी इस हिंद की भाषा है। ये हिंद इस भूमि का नाम है जो हिमालय से और हिंद महासागर तक का जो क्षेत्र है वो हिंद है, और यहाँ की ये भाषा है। और ये जो पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष भी हमें बताते हैं कि जब हम टीपू सुल्तान की बात करते हैं, जब अन्य वहाँ के क्षेत्र के राजाओं की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी का प्रभाव वहाँ दिखाई देता था। और दक्षिण भारत की एक और शब्द की, जो दक्षिणी हिंदी जिसको कहते हैं हैदराबाद की, उसकी एक अलग ब्रांच है। वहाँ पर खालिद वारी नाम के विद्वान हुए, उन्होंने फारसी के अंदर एक शब्दकोश तैयार किया, हिंदी कोश तैयार किया, और जिसमें हिंदवी शब्द अनेकों बार आया, 30 बार हिंदवी शब्द आया, हिंदी शब्द अनेक बार आया, ऐसे शब्द आए। वो दक्षिणी हिंदी आप जाकर के अगर हैदराबाद में देखें तो कहीं ऐसा लगता ही नहीं है कि हम हैदराबाद में हैं या हम नारनौल में हैं, हरियाणा में हैं। हरियाणा की भाषा के कहीं खड़ी बोली के बहुत निकट दक्षिणी हिंदी है। तो इसलिए
इतिहास भी हमें ये बताता है। एक उड़ीसा से हमारे दर्शक हैं, उनका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है जी। कि देखिए, राष्ट्रभाषा में राष्ट्र शब्द भी संस्कृत है और भाषा शब्द भी संस्कृत है, और हिंदी तो सरकार के हिसाब से वो प्राण और संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा को आप राष्ट्रभाषा जबरदस्ती बोलने से वो नहीं हो रहा है। राष्ट्र शब्द अगर राज्य से जुड़ा नहीं है तो राष्ट्र किसको कहते हैं? राष्ट्र की परिभाषा आप हमको बताइए। देखिए, 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी राष्ट्रभाषाएं हैं। शायद आपने ये इस ओर ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने वक्तव्य में इसकी बात की है कि उस जो सूची में सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, लेकिन हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की एक सीमा है। वो एक अंचल, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, वहाँ व्यवहार में लाई जाती हैं। आप हिंदी को संपर्क भाषा का नाम दें, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो उस 8वीं अनुसूची की तमाम भाषाएं राष्ट्रभाषाएं, इस राष्ट्र की भाषाएं, वो हिंद की भाषाएं हैं, उसमें हिंदी भी है। और हिंदी को का जो स्थान है, हिंदी का विरोधी भी मानता है कि हिंदी का स्थान उन क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त अधिक विस्तृत है, उसका प्रभाव है। और आप चूंकि उड़ीसा से हैं, आपका प्रश्न भी हिंदी में है। और ये राष्ट्र शब्द की बात आपने संस्कृत से कही, मैंने अभी कुछ समय पूर्व ये कहा था कि दक्षिण की जितनी भाषाएं हैं, चाहे तेलुगु, मलयालम आदि, उनमें भी अधिकांश शब्द, आधे से अधिक शब्द संस्कृत के हैं। तो भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाएं, जिसमें उड़िया भी शामिल है, उस पर भी संस्कृत का प्रभाव है। तो मैं समझता हूँ कि आज का व्याख्यान काफ़ी सार्थक रहा और आप सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके लिए आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर श्री विनोद बब्बर जी को भी धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में किस प्रकार से हिंदी का उत्थान हुआ है, कौन कौन लोग योगदान दिए, इस पर काफ़ी सारगर्भित व्याख्यान इन्होंने दिया। तो इस शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।